तो अब जो सूरत हाल है वो मुख्तलिफ है। राय आमा बदल रही है अमेरिका में, और इतनी तेजी से राय आमा नहीं बदलती अमेरिका में जो अब बदली है। और अब मुजाहरे भी हो रहे हैं। अ, न्यूयॉर्क में जुलूस भी निकल रहा है, बड़े जुलूस, कि अब हमारा कोई वास्ता नहीं है। तो ये कई 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 प्रेशर है उनके ऊपर। फिर जाहिर है कुछ मुशीरों के मशवरे भी हैं, पेंटागन के कुछ मशवरे हैं, कुछ उनकी वजारत खारजा के मशवरे हैं। आई उनकी जो इंटेलिजेंस है, तुलसी कबाड़, उसका तो सर्टिफिकेशन है मौजूद कि ईरान के पास एटम बम नहीं है, और वो उसके पास वो बरसों तक नहीं बना सकता। तो उसको ट्रम्प साहब ने कह दिया जी, मुझे फिक्र नहीं है इसकी। लेकिन उनको फिक्र है कि इंटेलिजेंस क्या कह रही है, CIA क्या कह रही है, और पेंटागन क्या कह रहा है। और यकीनी तौर पर पेंटागन ने बहुत वाज़ेह तौर पर कहा हुआ है कि साहब ये मसला बहुत संगीन हो जाएगा, क्योंकि ये इराक नहीं है। ये इराक नहीं है, बार बार अब ये जुमला आ रहा है। तो जो अगर इराक नहीं है तो फिर क्या है, तो फिर ये ईरान है। ईरान है तो फिर क्या है, फिर ये पूरा खलीज का इलाका है। फिर ये आपने हुर्मुज है, फिर ये आपने हुर्मुज का बंद होना है। फिर उसकी बंदिश से 20% वर्ल्ड सप्लाई ऑफ ऑयल ख़त्म हो जाएगी, बंद हो जाएगी। और ट्रम्प साहब कह चुके हैं कि मैं चाहता हूं कि ऑयल की कीमतों में इजाफा ना हो। लेकिन जब 20% ऑयल की रुक जाएगा, तो कीमतें कहाँ जाएंगी, सोच लीजिए। सिर्फ खबर के बाद कि जंग शुरू हो गई, 7 से 8% कीमतें बढ़ चुकी हैं। तो ट्रंप जो है वो अमेरिकी इंटेलिजेंस को भी इग्नोर कर रहा है, वो ऐसा क्यों कर रहा है? मतलब तुलसी गेबार्ड ने तो साफ कह दिया कि ईरान न्यूक्लियर जो हथियार हैं वो बनाने के करीब नहीं है। तो मतलब ट्रंप क्यों ऐसा कर रहा है, उनको क्यों इग्नोर कर रहा है, उसके जहन में क्या चल रहा है? हाँ, ये बड़ा सवाल है कि उसके जहन में क्या है। हर 5 घंटे बाद एक नया वर्जन आता है, नई बात आती है। ट्वीट आता है सरेंडर नाउ, फिर आता है कि एक मौका और दे रहा हूँ, फिर आता है जिनेवा में बातचीत होगी जुमे को। यूरोपीय ममालिक जिनेवा में बात करेंगे ईरान से फ्राइडे को। फिर ये आता है, फिर आता है कि हम बातचीत कर रहे हैं, फिर आता है हम राब्तों में, फिर आता है हम राब्तों में नहीं है, फिर दोबारा आता है हमारे लोग बातचीत कर रहे हैं, ईरान बात करना चाहता है, ईरान कहता है हम बात करना नहीं चाहते। तो ये बहुत सी बातें हैं, बहुत से इफ एंड बट्स हैं, बहुत से यू टर्न्स हैं, बहुत सी कलाबाजी हैं। असल बात क्या है, कहाँ जाके बात ठहरेगी। अमेरिका अभी तक अपने B-52 जो जहाज है, 51 जो जहाज है उसका, खौफनाक बॉम्बर, उसमें खौफनाक जो बम है उनका, बंकर बस्टर, वो लेकर उसने अटैक नहीं किया है। और ये बड़ी बात है, वरना ये अटैक बहुत ऑब्वियस था कि होने वाला है बस। अच्छा, अब इज़राइल की तरफ से भी एक बहुत बड़ा ऐलान सामने आया है और उन्होंने कहा है कि अब जो ईरान के जो सुप्रीम लीडर हैं आयतुल्लाह ख़ामनाई, उनको ज़िंदा रहने का कोई हक़ नहीं है और अब अगला टारगेट वो होंगे। तो अगर कोई इस तरह की चीज़ होती है और अगर उन्हें कुछ होता है, तो जो ईरान के अवाम हैं उनका क्या रिएक्शन होगा? क्योंकि बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि वो जो ईरान की अवाम है वो अपनी इस हुकूमत से खुश नहीं है, तो वो क्या रिएक्ट करेंगे, किस तरह रिएक्ट करेंगे, आपको क्या लगता है? बिल्कुल सही है। लेकिन अब वो इस वक्त हुकूमत के साथ हैं। वो जो बैरून मुल्क, उनको उनकी बात नहीं कर रहा मैं। रजा पहलवी या मरियम रजावी, इनकी बात नहीं कर रहा। इनका तो काम ही बाहर बैठकर उकसाना है, बगावत कराना है। अंदर जो लोग इंसानी हकूक के नाम पे काम कर रहे हैं, बड़ा काम है उनका। आई मस्ट पे रिगार्ड्स, बड़ा काम है उनका। वो मार भी खाते हैं, वो स्टेट का जुल्म भी सहते हैं, और लेकिन वो भी इस वक्त हुकूमत के साथ हैं। ऐसा नहीं है कि उनका मुख्तलिफ कोई रंग होगा। ये जो हमारे साथ होता है, हम लड़ते रहते हैं, एक दूसरे की टांग खींचते रहते हैं। जब क्रिकेट मैच आता है या हिंदुस्तान से हिंदुस्तान अटैक करता है, तो हम इकट्ठे हो जाते हैं। बहुत बहुत आसान सी कहानी है। वहाँ भी ये सूरत हाल है, और वहाँ अभी तक कोई इख्तलाफी राय मैंने नहीं सुनी। कोई इख्तलाफी बात नहीं आई, सिवाय एक बात के, जो ईरानी हुकूमत की बहुत बड़ी कमजोरी थी, कि उनके अंदर घुसपैठिए थे, उनके अंदर मुखबिर थे, उनके अंदर औरतें थी जो शादियां करके बैठी हुई थी ईरान में, जिन्होंने जासूसी की, मुखबरी की। जो पहली खेप का सफाया हुआ है ईरान में, वो उसी वजह से हुआ कि मुखबरी थी, प्रिसाइज थी, अपार्टमेंट के नंबर तक थे,
कि किस अपार्टमेंट में कौन सा कमांडर है, कौन सा साइंसदां है। मुझे याद आ गया, मैंने ट्रांसलेशन एक बार किया था माता हरी का, शायद याद भी होगा आपको। सेकेंड वर्ल्ड वार में फांसी दी गई थी उसको। खातून थी, डांसर थी बहुत जबरदस्त, और मुखबिर थी, जासूस थी दुश्मन की। तो हमारी तारीख में भी, मगरिब की तारीख में भी, जंग अजीम, खिलाफत उस्मानिया, उससे पहले चले जाएं आप, ये बहुत, और रूस देखें आप, रूस ने किस तरह इस्तेमाल किया है औरतों को जासूसी के लिए, अमेरिका ने किस तरह इस्तेमाल किया है, बरतानियों ने किस तरह इस्तेमाल किया है। तो यही इस्तेमाल इसराइल ने किया था, और बहुत परफेक्टली किया था। वो ईरानी माशरे में बस गई थी, मजलिसें पढ़ती थी, औरतों के साथ बैठती थी, बासर औरतों के साथ बैठती थी, उन औरतों के साथ जिनके शौहर कमांडर थे, साइंसदान थे। और फिर जो गुफ्तगू होती थी, औरतों में गुफ्तगू होती है, वो उसकी इत्तला चली जाती थी। घरों के पते मालूम थे, टेलीफोन नंबर मालूम थे। तो पहला तो अटैक इसलिए कामयाब हो गया। फिर ईरान को संभलने में कुछ वक्त लगा, क्योंकि कमांड चेंज होनी थी। सब मर चुके थे, शहीद हो गए थे सब लोग। कमांड चेंज चेंज हुई, 8-10 घंटे उस पर लगे, फिर जवाब गया। और अब वो जवाब ताकत पकड़ रहा है। मुझे इस बात पे हैरत है कि रोज ताकत पकड़ रहा है। हम लोग कहते थे, सब कहते थे 2 दिन 3 दिन, बस 4 दिन, 7वां दिन है आज उसमें वैसा। और 7वें दिन आज उनका बड़ा हमला हुआ है। अच्छा, आपने रज़ा पहलवी का ज़िक्र किया, तो मैं चाहूँगा कि अगर आप थोड़ी-सी उसकी भी हिस्ट्री बता दें, क्योंकि उसको तो अमेरिका वाले बड़ा प्रमोट कर रहे हैं, वेस्टर्न मीडिया पे हर चैनल उसका इंटरव्यू कर रहा है, और अमेरिकी जो होमलैंड सिक्योरिटी डिपार्टमेंट है, उसने भी ट्वीट की है कि जी, उसकी तस्वीर शाया की है और ट्वीट की है कि जी, किंग ऑफ ईरान इज़ बैक, तो उसको तो बड़ा वेस्ट सपोर्ट कर रहा है। उसकी हिस्ट्री क्या है? उसका क्या उसका बैकग्राउंड है, और अवाम में उसको क्या सपोर्ट हासिल होगी? फिर बड़े मजे की हिस्ट्री है, हमारे बचपन की बात है। हम बहुत छोटे थे, मैं सुना भी है कि शाहजहां के बेटा पैदा नहीं हुआ था, तो उन्होंने अपनी पहली बीवी से के बाद एक और शादी की, आम खातून से। उनका नाम था फराह, और उनके यहाँ ये पैदा हुए रजा साहब। तो पाकिस्तान में जश्न हुआ इसके ऊपर, आप देखें हमारे ताल्लुकात। और गली गली सुना है, गाने बजते थे, मलका फरादीबा कुला तेरा नसीबा, इस टाइप गाने बजते थे। तो ये बड़ी मन्नतों के थे, वलीअहद भी करार पाए। उसके बाद शाह को भागना पड़ा ईरान से, खुमैनी साहब आ गए। इनको अमेरिका में जगह नहीं मिली, तो इनको पनामा भेजा गया, पनामा से ये मिस्र चले गए। वहाँ इन्होंने रॉयल्टी कायम कर ली, और किंग हो गए। अब उनको, अभी ये गए थे इसराइल, वहाँ इनकी मुलाकात चीफ रबी से हुई, वहाँ इनकी मुलाकात प्राइम मिनिस्टर नतन्याहू से हुई, प्रेसिडेंट से हुई। दीवारें गिरिया गए ये, वहाँ जाके उन्होंने माथा टेका, वो टोपी पहन के वो वाली, तो बहुत रोए गाए। और उसके बाद इनको कह दिया गया कि ये किंग हैं ईरान के, अब जब हम रजीम चेंज करेंगे तो ये किंग हो जाएंगे। ये तो आसान नहीं है ये। ईरानी कभी आयतुल्ला की जगह बादशाह को नहीं लेंगे, नहीं देंगे, ये मुमकिन नहीं है। और बस ये ख्वाब हैं, बहुत सी जिला वतन हुकूमतें होती हैं, एक और सही, मरियम रजावी की हुकूमत भी है, इनकी भी हो जाएगी। तो ये मतलब मोमेंटम तेज करने के लिए लाया गया है, लेकिन मिस फायर हो गया है ये मिस फायर हो गया है, क्योंकि ईरान में क्या, हर जगह पर मजाक उड़ाया गया है इनका। लोगों ने इनके मीम बनाए हैं, बहुत सी चीजें। एनीवे, तो मेरा ख्याल है ये फेल प्रोजेक्ट है जो चल नहीं पाएगा। और जहाँ तक आयतुल्लाह को टारगेट करने का ताल्लुक है, तो एक पतला खतरनाक गेम होगा। इसका प्रेसिडेंट ट्रम्प को इल्म है, इसलिए उन्होंने इसको वीटो किया था, एम नहीं कर दिया था। और अगर इतना आसान भी होता तो शायद अब तक कर चुका होता। तो आज एक ईरानी, एक इसराइली वजीर दिफा ने कहा है कि वो बंकर में बैठा हुआ कमांड कर रहा है। बिल्कुल ऐसा लगा जैसे वो डंपर पे, ईरान जैसे इसराइली डंपर पे बैठे हुए कमांड कर रहा हो। इन्होंने डंपर चलाए हैं गजा में, लाशों के ऊपर, जिंदा लोगों के ऊपर। तो ये किस मुंह से बातें करते हैं। और अगर ये आयतुल्लाह पर गए तो शायद बहुत बड़ा मसला बन जाएगा इलाके के अंदर, खत्ते के अंदर।